अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप सब लोगों को ईद का दूसरा दिन भी जो है बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ईद जो है अच्छी गुजर रही होगी, मज़े से गुजर रही होगी और खूब खा पी के गुजर रही होगी। ईद इस मरतबा बड़े मुख्तलिफ हालात में हमारे सामने आई है, सानेहात दर सानेहात पेश आ रहे हैं, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है, गुजारने पड़ती है, कभी हंस कर, कभी मुस्कुरा कर, कभी रो कर, कभी गमज़दा होकर, लेकिन ज़िंदगी का पहिया है कि वो यहाँ पर चलता ही रहता है। सिटी 42 की ये स्पेशल ट्रांसमिशन है ईद पुर उम्मीद आपके सामने, और मेरे साथ हस्बे मामूल, मेरे बहुत ही प्यारे कुलीग, मेरे बड़े अच्छे दोस्त। हस्बे जायका नहीं कह दिया आपने। चले थोड़ा सा हस्बे जायका, जैसे नमक होता है ना कि नमक के बगैर कोई खाना नामुकम्मल होता है, इसी तरह सिटी 42 जो है ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब आपके बगैर नामुकम्मल है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अभी तो हम लोग जरा, मैं तो भी अभी मैं यहाँ पर आएंगी तो मैं चाहती हूँ जरा आपको जो मखसूस जो स्टाइल है, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है ज़ुहैब सलीम भट्ट, तो जरा आप मैं उम्मीद करता हूँ आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। तो दे दे अपना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप ये ईद की ट्रांसमिशन देख रहे हैं, ईद पुर उम्मीद। और हमारी कोशिश है कि इस तमाम एक ग्रिम से एनवायरनमेंट में आपके चेहरों पे थोड़ी सी स्माइल ला सकें, और इस तमाम दुख के एनवायरनमेंट में कि जब एक इतना बड़ा हादसा भी हुआ, आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा रिलीफ और साइन ऑफ रिलीफ दे सकें। अभी हमारे जो गेस्ट हैं उसका तारुफ कुरतुलैन करवाएंगी आपको, तो उसके बाद हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। और हमारे साथ आज जो गेस्ट जो मौजूद हैं, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो फ्रंट लाइन पर हैं कोविड-19 के ख़िलाफ़, और डेफिनेटली जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट, जितनी ज़्यादा इज्जत जो है हम यहाँ पर करते हैं डॉक्टर्स की इस पूरे सिनेरियो में, वो किसी से यहाँ पर ढकी छुपी नहीं है। लेकिन आज चूंकि ईद है और ईद और कोरोना वायरस का आजकल तो यहाँ पर चोली दामन का ही साथ है, तो आगे ज़रा बढ़ते हैं। अपने गेस्ट का ज़रा मैं आपको जो है इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मेरे साथ अभी मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब जो कि CEO हैं म्यो अस्पताल के, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अल फरीद साहब जो कि प्रिंसिपल हैं लाहौर जनरल अस्पताल के। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक, और आपका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया, और आज के दिन, ईद के दिन पे यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस जो सा है उसके बाद तो डॉक्टर्स तो ऐसे लगता है कि हमारे मसीहा भी आप हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा बातचीत भी आपसे करें, क्योंकि एक रिलीफ मिलता है, एक डिप्रेशन से रिलीफ मिलता है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए ऐसे एक अननोन एनिमी से, तो आपको रिलीफ मिलता है कि यार चलो ये चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो रही हैं या हो जाएंगी। तो ईद कैसी गुजरी है सर आपकी? डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। जी अल्लाह शुक्र है। ईद तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा जो माहौल है इस वक्त, हम डॉक्टर आप लोग सब इस वक्त बेसिकली पेशेंट्स के लिए ही ईद मना रहे हैं, और उनके बीमारी में उनके जो तकलीफ में है हम उनके बेसिकली उनके साथ ईद मना रही है। डॉक्टर साहब आप CEO हैं म्यो हॉस्पिटल के, और आप क्वारंटीन PKLI वाला एक्सपो सेंटर वाला भी देख रहे हैं और म्यो हॉस्पिटल वाला भी देख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये क्वारंटीन को लेके लोगों के दिलों में बड़े अजीबोगरीब वहम है, लोगों के दिलों में बड़े अजीबोगरीब ख्यालात हैं। वो सोचते हैं कि शायद क्वारंटीन एक जेल चीज़ बन चुकी हुई है, और इसके अंदर जो सा डॉक्टर नहीं आता, सिर्फ स्वीपर है वहाँ फिरते रहते हैं, और हमें किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। और वीडियोस भी कुछ ऐसी आई हैं। इनफैक्ट पिछले दिनों ये वीडियोस भी आई थी और ये भी मनाजिर सामने आए थे कि वहाँ पर एहतजाज भी हुए थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सूरत हाल वहाँ पे कुछ बेहतर हुई थी। डॉक्टर साहब आप क्वारंटीन का कॉन्सेप्ट जो सा है वो हमारे यहाँ पे इस तरह खराब क्यों हो गया? देखिए, पहले तो मैंने तकरीबन 3 या 4 चैनल में, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैडम मिनिस्टर साहब ने जी मैंने वो सुनी थी, वो की, हमने सबको ऑफर की, हर चैनल को ऑफर की कि आप 48 से 72 घंटे के लिए अपने 2-2 कैमरे हॉल के अंदर फिक्स कर लें। जी ठीक। और आप देखें किस तरह डॉक्टर 6-6 घंटे की ड्यूटी पे जा रहे हैं, किस तरह डॉक्टर नर्सेज जा रही हैं, किस तरह पैरामेडिकल स्टाफ जा रहा है, किस तरह जेनिटोरियल स्टाफ जा रहा है, किस तरह हम उनको फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस तरह हम उनको रिक्रिएशनल टीवी लगा के दिए हैं, कैरम बोर्ड, ताश भी दी है, लूडो भी दी है। तो वो वीडियोस वो अगर वो जब तक आप नहीं ना लगाएंगे तो मैं शायद आपको अपने अल्फाज से आपको कन्विंस ना कर सकूं, क्योंकि जब इस किस्म की बात जो नेगेटिव फैलती है ना, वो बहुत तेजी से फैलती है। बिल्कुल ऐसे। पॉजिटिव चीज़ बहुत ही स्लोली जाती है। हकीकत ये है कि क्वारंटाइन का मकसद ये था कि लोगों से उनकी फैमिलीज को बचाना, और कोई मकसद नहीं था। लोगों को हम देखें, ये बहुत बड़ा एक बर्डन होता है, एक जिम्मेदारी होती है। ज़ुहैब, मैं ये चाहती हूँ क्योंकि
ये क्वारंटीन के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से हम लोग यहाँ पे बातें करते रहेंगे, लेकिन ये जो डॉक्टर्स की जो जिंदगी की जो दूसरी जो साइड होती है वो यहाँ पर कैसी है? ये पूछने कोविड-19 से खुद डरते हैं? डॉक्टर साहब से पूछें। डॉक्टर साहब से पहले पूछ लेते हैं। आप डरते हैं कोविड-19 से? देखिए जी, एक तो पहले आप लोगों को और सारी आवाम को ईद मुबारक। थैंक यू डॉक्टर साहब। और दूसरा, जैसे आपने कोविड-19 का कहा, फिर एक आपको पता ईद से पहले एक क्रैश हुआ। जी बिल्कुल। तो वो दो चीज़ें बड़ा एक हमें सारी आवाम को एक हमारी सिटी फैमिली का तो हाँ एक हमारा मेंबर में लॉस हुआ है उसका। हमारा सर ये कि इट इज़ लाइक अ वॉर। जैसे आप देखते हैं ना, जंग हो रही है और आप एक फ़ौजी से पूछें कि तुम्हें इस वक्त जंग हो रही है, फायरिंग हो रही है आगे, तुम्हें उससे डर लग रहा है कि नहीं लग रहा? मे भी जिस वक्त पहला फायर होता है उस वक्त तक खौफ चल रहा होता है, और जिस वक्त फायर स्टार्ट हो जाता है दोनों तरफ से वो खौफ उतर जाता है, फिर आपने फ़ाइट करना है। ये इसी तरह से डॉक्टर्स आपकी फ्रंट लाइन पे और आवाम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हम तो अब कितने कितने मतलब 100 से ज़्यादा पेशेंट्स इनके पास ज़्यादा हैं, क्योंकि ये 3 इंस्टीट्यूशंस को देख रहे हैं। हमारे पास भी 100 से ज़्यादा पेशेंट हैं। जनरल हॉस्पिटल में लोग हैं। और लोग कई ऐसे भी करते हैं कि हमारा, आई एम श्योर असद असलम साहब भी कर रहे होंगे, मैं हर 3 दिन के बाद अपना कोरोना टेस्ट कराता हूँ। अच्छा। मेरे ऑफिस में कई दफ़ा लोग आ जाते हैं, जी मेरा उस लैब ने निकाला है कोरोना पॉजिटिव, तो मुझे बताएं कि मैंने आगे क्या करना है। आगे हालांकि इतनी अवेयरनेस चल रही है, उसके सारे SOPs हैं कि अच्छा, कैसे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हम लोग यहाँ पे ईद की बात कर रहे हैं और डेफिनेटली ये एक बड़ा खुशी का एक मौका आता है, लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कि ईद वाले दिन में जो है वो डॉक्टर्स जो है वो अपनी ड्यूटी के ऊपर मसरूफ होते हैं। तो आपको याद है कि आपने आखिरी टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ कब जो है कोई अच्छा कोई वक्त गुजारा? ईद के 3 दिन कभी आपने घर पे गुजारे? आप दोनों से मेरा सवाल है। देख मैं जी डॉक्टर साहब आपसे शुरू करें। अच्छा, उसमें देखें जी, ये कि हमारी तो लाइफ ऐसे है कि फैमिली के टाइम के लिए टाइम कम ही होता है, हमें वो टाइम निकालना पड़ता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि फैमिली वाले लड़ाई कर रहे होते हैं। मेरी तो ख़ासकर अपनी स्पेशलिटी भी ऐसी गायनेकोलॉजी। अच्छा। अगर कोई डिलीवरी या सिजेरियन आ गया है, मुझे याद है कि एक दफ़ा हमारा इसी तरह ईद थी और मेरी 2 पेशेंट लेबर में चली गई और मेरा सारा ईद का दिन जो है वो उनके साथ लग गया। अब क्योंकि आगे एज प्रिंसिपल आप फिर एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे चीज़ें देख रहे होते हैं, और आई एम श्योर जैसे ये इनके कितने हॉस्पिटल्स इनके अंडर हैं, तो उसमें एक तो ईद पे अगर हम लोग बिल्कुल थोड़ा रिलैक्स कर गए ना, तो ये जितने पेशेंट्स हैं ये इनके लिए फिर प्रॉब्लम होगी। और फैमिली के लिए हमें ख़ुद भी सोचना पड़ता है कि सारा दिन हम कोरोना के साथ रहते हैं, पता नहीं हमें फैमिली को मिलना भी चाहिए कि ठीक कह रहे हैं कि हमारे अंदर तो इस, लेकिन ये कि टाइम हम निकालते हैं, टाइम को आपको एक करना, क्वालिटी टाइम भी करना पड़ता है। मेरा अपना बेटा वो लॉकडाउन में स्कॉटलैंड में, मेरी मिसेस इधर है, मेरा एक ही बेटा है, तो वो अभी नहीं आ सका बिकॉज फ़्लाइट्स उसमें नहीं आ रही, तो वो उधर है और हम दोनों इधर हैं। तो अभी ईद तो ज़्यादा मेरा ख्याल, मेरी मिसेस भी डॉक्टर हैं, तो हमारी पेशेंट्स के साथ ही गुजरेगी। अच्छा डॉक्टर साहब आपका हमारा जी एक लफ्ज़ है इम्यूनिटी। हाँ। इम्यूनिटी, तो हमारी जो फैमिलीज है ना वो इम्यून हो चुकी हैं, कि उनको पता है कि अब ये डॉक्टर साहब जो हैं हमारे घर के, इनकी पहली प्रेफरेंस पेशेंट्स हैं और हॉस्पिटल हैं। पहले शुरू में वो कहते थे कि अब, लेकिन अब उनको पता चल गया है कि कॉल आएगी तो सब कुछ छोड़ के मैं नहीं, हम तो सब डॉक्टर ऐसी है, सब नर्स भी, और हम सब कुछ छोड़ के फ़ौरन हॉस्पिटल में चले जाएंगे। कोशिश हम करते हैं कि फैमिली के साथ वक्त गुजारें, लेकिन फ्रैंकली मैं यकीन करें कि इस वक्त सब कॉन्शियसली मैं सोचता हूँ कि एक बार घर वापस जाऊँ या ना जाऊँ। अच्छा। क्योंकि मैं सारा दिन हॉस्पिटल में गुजारता हूँ, डॉक्टर साहब भी सारा दिन हॉस्पिटल में गुजारते हैं, और कई दफ़ा ये होता है कि सामने आके पेशेंट बैठा होता है, कहता है मैं पॉजिटिव हूँ, और हम एक्सपोज हो चुके होते हैं। हाँ। अल्लाह की मदद से है कि हम अभी तक नहीं इसके शिकार हुए। तो डॉक्टर साहब आपने अभी तक अपना कितनी दफ़ा करवाया कोरोना टेस्ट? मैंने मैडम यास्मीन राशिद साहब ने कहा था कि करवा लो अपना टेस्ट। हाँ। तो मैंने कहा था मैडम रहने दें, अगर करवा लिया तो 14 दिन आराम करना पड़ जाएगा, तो रहने दें। तो फिर वो मैंने आज तक टेस्ट ही नहीं कराया अपना। देखिए डॉक्टर साहब, ये मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। खौफ की एक अलामत भी बन गया ना, खौफ बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो बाजारों में भी फिर रहे यकीन हैं। करें नहीं खौफ, हमारे मेडिकल प्रोफेशन में किसी को नहीं, खौफ मैं आम नहीं लोगों की बात कर रहा हूँ, वो बाजारों में फिर रहे हैं, आपने रश देखा होगा, और विजुअल्स भी चल रहे हैं उसमें, बानो बाजार में या इशरे बाजार में, कहीं पर भी बहुत रश है खवातीन का। डॉक्टर साहब, तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ये लॉकडाउन इस तरह करके खुला है और लोग इस तरह बाजारों में गए हैं कि तादाद बढ़ेगी? डॉक्टर साहब आप क्वारंटीन भी देख रहे हैं।
26 मई से लेके 7 जून तक का जो पीरियड है ना जी, ये बड़ा क्रिटिकल, बड़ा क्रूशियल है हमारे लिए। अच्छा 13 मई को लॉकडाउन खत्म, रिलैक्स हुआ था। हाँ। जी, आप 14 डेज इस डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड है, आप ऐड कर लें तो ये जो पीरियड है ना 26 जून से 7 जून तक, अगर देखें जिस तरह लोगों ने बेहतियाती की है आपके सामने है, हाँ। दुकानदारों ने, किसी ने कोई SOPs अमल नहीं किया, लोगों ने किसी पर ऐसा अमल नहीं किया SOPs पर। एक गाड़ी में 4 लोग जा रहे हैं, मोटरसाइकिलों पर 4 लोग जा रहे हैं, और इसका कोई ना कोई तो नतीजा निकले, अल्लाह करे ना निकले, हाँ। लेकिन खुदा ना खाता निकला तो नंबर ऑफ पेशेंट बहुत बुरी तरह बढ़ जाएगा। और जो सबसे परेशान कुन बात है ना वो सीरियस पेशेंट आने की। अभी भी सीरियस पेशेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, और ये वो लोग हैं जो अपना वक्त घरों में 5-6 दिन गुजार के आ रहे हैं घर में ही कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन जब उनके लंग मुतासर होते हैं फिर वो भागते हैं अस्पतालों की तरफ, और वो स्टेज पर होते हैं कि हम शायद उनके वेंटिलेटर में डालने कुछ नहीं कर सकते। अभी हम यहाँ कंडीशंस देख रहे हैं, डेफिनेटली हम ये भी नहीं चाहते कि ईद के हवाले से हम अपने प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा, हम एक ऐसे हम अपने प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा बोझल भी ना करें, लेकिन एक पब्लिक अवेयरनेस देना तो सर ये अभी भी हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि आप जैसे डॉक्टर्स के साथ बैठना, मुलाकात करना, इंडीड ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन सर आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जो केसेस बढ़े हैं इसकी एक सबसे बड़ी वजह तो यहाँ पर यही थी कि हुकूमत ने लॉकडाउन ही ख़त्म कर दिया? नहीं, देखें केसेस हमारे बड़े हैं, लेकिन फिर भी शुक्र अदा करें कि हमारा वो वाला हाल नहीं है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह, जो सबसे पहला लॉकडाउन, इंटरनेशनल फ़्लाइट की सस्पेंशन, बॉर्डर क्लोज कर देना, और जो लोग फ्लाइट से आए हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, उनको क्वारंटाइन में रख के, लेकिन उनको वो जो किया ना उसमें बड़ी बचत हुई। अभी हमें यहाँ पे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से जब हम आएंगे तो मेरा आप दोनों से ये सवाल होगा कि अभी इस टाइम क्या लॉकडाउन को ख़त्म करना, क्या ये दानिशमंदी का फैसला था या नहीं था? आप सबको एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक। हम लोग ज़रा यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं, ब्रेक यहाँ पे लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक, आप सबको ईद मुबारक। मैं भी मौजूद हूँ आपके साथ, मेरे साथ जो है, आप तो मौजूद ही हैं, मैं तो मौजूद ही हूँ, ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, और इनकी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए ये खुद ही यहाँ पर काफी है। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब क्योंकि बात इस तरह की है, लोग भी सुनना चाहेंगे, वो जो गुरतुलैन आपसे कह रही थी वो यही थी कि डॉक्टर्स के साथ बैठ के हम कोशिश करते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन ले लें और जो लोग सुनने वाले हैं उनको भी फायदा हो जाए। ईद की बातें तो चलती रहती है, मेरे ख्याल से आपके साथ फैमिली में भी यही होता होगा कि लोग सवाल ज्यादा इसी तरह के पूछते होंगे। डॉक्टर साहब आप बताएं ना, आपसे तो पूछते होंगे। बिल्कुल जी, हम तो बैठे औरतें, अब वैसे तो आजकल हालात ऐसे हैं कि फैमिली में मिलना मिलाना बहुत ही कम है, लेकिन जब भी कोई मिलते हैं दोस्त या फैमिली में, पहला क्वेश्चन ही होता है कि पेशेंट कितने बढ़ गए हैं, सीरियस पेशेंट हो गए हैं, और कोई आजकल कोई इसके अलावा कोई बातचीत नहीं है। डॉक्टर किसी ने आपसे ये पूछा कि कोरोना है कि नहीं? जी, किसी ने आपसे अभी तक ये सवाल पूछा आपकी फैमिली में, इर्द गिर्द दोस्तों में, वाकई में कोरोना है भी कि नहीं? नहीं पूछते हैं, लेकिन वो पूछते हैं किसी डॉक्टर ने पूछा? डॉक्टर साहब बताएं, डॉक्टर ने पूछा किसी ने? डॉक्टर्स ने एक दो क्वेश्चन किए कि इतना मीडिया ने बहुत ज़्यादा डरा दिया, इतना है नहीं, कहीं उन्हें पूछा है जो एमरजेंसी स्पेशलिटीज़ में नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोग इस तरह के हैं जो आपके देहातों के हैं, वो ये बेसिकली इस वक्त डिजीज़ अर्बन की है, देहातों में भी इतनी नहीं है। वो कहते हैं जी खाम खैर डराया हुआ है, देहातों में तो कोई कोरोना है ही नहीं। और अगले दिन एक प्रोग्राम भी चल रहा था, इसमें कह रहे थे हम बाजार फिरेंगे, कोरोना किधर है हमें दिखाओ। हाँ। तो ये एक लोगों को मेरे ख्याल अवेयरनेस प्रोग्राम भी करने चाहिए, इनको बताना चाहिए। और तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि कोरोना है कि नहीं है, उससे क्या कहते हैं आप? उससे कहते हैं कि खुदा खौफ करो, 3.5 लाख के करीब पूरी दुनिया में इंसान जो है वफात पा चुके हैं, तो एज अ डॉक्टर कम अज़ कम इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। ईद के लिहाज से एक चीज़ मैं कहता चलूँ कि लोगों को, जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि ईद में हमें 3 दफ़ा गले मिलते हैं, क्योंकि इस्लाम में वो चीज़ हमें नहीं करनी, दूर से हमें एक तो सोशल और फिजिकल। यहाँ पे लोगों का ईद मुबारक कैसे कबूल होगा अगर लोग यहाँ पे गले नहीं मिलेंगे? मेरा ख्याल है जूम पे या स्काइप पे या फोन पे, उस पे ईद। कितना अरसा तक चलेगा ये? क्या लगता है आपको, कितना अरसा हम इसी के अंदर रहेंगे, या अब ये हमें अपना लाइफस्टाइल ही हमेशा के लिए ऐसा करना पड़ेगा? एंड ऑफ जून तक हमें अप एंड डाउन देखनी पड़ेगी,
या मिडल ऑफ जुलाई कह लें। ये जो अभी तक हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये नीचे कब आना शुरू करेगा? मैंने बताया ना जब ये 25-26 मई से 7 जून तक बड़ा क्रिटिकल पीरियड है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, क्योंकि आप, मैं समझ सकती हूँ अभी आप एक बड़ी एक हसास पोजीशन पे भी आप मौजूद हैं, तो आपको ये हसास भी नहीं, ऑफ कोर्स हसास पोजीशन पे तो है डॉक्टर साहब अभी जो है। ये बताइएगा डॉक्टर साहब, वैसे लॉकडाउन हटाना चाहिए था कि नहीं हटाना चाहिए था? सॉरी, लॉकडाउन जो है हटाना चाहिए था कि नहीं हटाना चाहिए? देखिए, इस बीमारी के दो पहलू हैं, एक बीमारी और एक माशी पहलू। मैं और प्रोफेसर साहब तनख्वाहदार हैं, आप 6 महीने हमें घर बैठा दें, हम आराम से अपना घर चलाते जाएंगे। लेकिन आप बाहर जाएं, एक दुकानदार जो जिसने सुबह से लेकर शाम तक कमाना है। फिर इस तरह दो राय आ गई ना कि एक तो अंदर भी रहो और दूसरा चलो रोटी कमाने बाहर भी चले जाओ। नहीं, SOPs देखें, SOPs मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि दुकानदार ने कमा के घर जाना है तो बच्चों को खिलाना है। अगर आप उसको रोकेंगे या लोग दूसरी तरफ निकल पड़ेंगे। देखें, चोरियां डकैतियां शुरू हो जाएंगी जब लोगों के घरों में भूख होगी, चोरियां डकैतियां शुरू हो जाएंगी। SOP पर अमल करें। अब मेरे बच्चे इस वक्त वो भी ईद पर नहीं आ सके, बाहर पढ़ रहे हैं। देखें, पर बताते हैं कि एक छोटी दुकान के अंदर 2 आदमी जाते हैं, बाकी लोग बाहर खड़े रहते हैं। बड़ी के अंदर 10 जाते हैं, बाकी लोग बाहर खड़े रहते हैं। जो 10 शॉपिंग करके वापस आते हैं वो अंदर सफाई करते हैं, फिर अगले 10 को अंदर आने देते हैं। उनके माशी पहिया भी चल रहा है, लोगों की ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं और बीमारी को भी कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन सर वो तो तस्करा है जरा थोड़े से देखिए मुल्कों का इशू। मैं आपको थोड़ा सा, जो असद असलम साहब ने बात की ना, आपका क्या चाहिए कि अंदर आप बैठते हैं तो आप भूख से मरते हैं, बाहर निकलते हैं तो कोरोना है उसको। और ये पूरी दुनिया में, पूरी आवाम का, सारी दुनिया का सब्र जो है ना पैमाना वो लबरेज हो चुका है। अमेरिका में भी कितने निकले सारे जुलूस। बात ये गवर्नमेंट ने जो SOPs बनाए हैं वो SOPs लाजमन फॉलो होने चाहिए, जो हमारी आवाम नहीं कर रही। बिल्कुल सही बात है। सर ने जो बात की उन्होंने ठीक की। अगर ये SOPs फॉलो होंगे तो ये जून में कंट्रोल होगा। लेकिन अब आप ये ईद के दिन छुट्टियों में आप ज़रा देख लें, नहर पे हज़ारों लोग अब ठोकर शुरू हो जलो तक जाएं। हाँ। कई हज़ारों लड़के स्विमिंग कर रहे हैं और वो ग्रुप्स के ग्रुप्स हैं, तो हम वो SOPs फॉलो कर नहीं रहे। अब या तो वो डंडे से कराए जाएं। हाँ। ऐसी सिचुएशन ना लाए कि गवर्नमेंट को दोबारा लॉकडाउन में जाना पड़े। इसका मतलब सिंगापुर की जो वो स्टडी थी जिसमें कहा गया था कि जून तक, मिड जून तक, 12 जून तक लाहौर में ये नीचे चला जाएगा। थोड़ा सा मौजू को सवाल बड़ा है, चले आप कर ले, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा मौजू को तब्दील भी करते हैं। लोग सुनना चाह रहे हैं, मेरे साथ सुनना चाह रहे हैं कि अगर जो ये नीचे जाएगा, ग्राफ नीचे जाएगा और कंट्रोल हो जाएगा और ये जून से जुलाई तक पाकिस्तान में खत्म हो जाएगा। सिंगापुर की स्टडी थी, आपने देखी होगी, वो हमने तो वो झूठी साबित कर दी ना। फिर सर बात ये कि सिंगापुर की आवाम ऐसी है, नहीं पूरी दुनिया के लिए की थी उन्होंने, पाकिस्तान का बताया था कि पाकिस्तान में बंद हो जाएगा, लेकिन वो उस ज़हन से सोचते हैं जो उनकी आवाम जिस तरह की है। ये मुहज़्ज़ब तरीके से सोचते हैं। हमारी आवाम तो आपने देखा जैसे ईद से पहले रश रहा है मार्केट्स में, और अब जो जैसे वो निकले, जैसे अल्लाह के असर है कि इनको पता नहीं किसी ने कैद किया हुआ था, क्या जुल्म हो रहा था इनके ऊपर। अब चीजें ये कि जब तक खुद नहीं सोचेंगे। आप कह रहे थे मौशी प्रॉब्लम है, उन्होंने कितने अरब रुपए की रिकॉर्ड शॉपिंग की है, मेरे ख्याल से 8 से 9 अरब रुपए की शॉपिंग हुई है। 25 अरब ना जो चीजें बेच रहे हैं, मैं उनका माशी पहलू कर रहा हूँ, जो छोटी दुकानों वालों का। FBR करने गए हैं, उसके बाद FBR का सर डेटा है, ईद से 4 दिन पहले इन 4 डेज में 25 अरब रुपए की शॉपिंग सिर्फ कपड़े की हुई है। तुमने भी 2-3 देखिए जी, आपने क्वेश्चन किया, आपने कहा था कि हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। आपको पता पूरी दुनिया में टीबी से कितने लोग मरते हैं? पाकिस्तान में 192 लोग हर रोज मरते हैं टीबी से। हम रह रहे हैं, हमने लॉकडाउन तो नहीं कर दिया, वो भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन तकरीबन यही है, उसमें डेथ बड़ी ग्रेजुअली होती है। अब उसकी दवाइयाँ बड़ी हो गई हैं, इस डिजीज़ में बड़ी रैपिड डेथ होती है। देखिए, हम अपने आदत तब्दील करके हमें इस बीमारी के साथ रहना पड़ेगा, हमें अपने हैबिट चेंज करनी पड़ेंगी। ऐसा कोई मसला नहीं है कि इस बीमारी के खौफ की वजह से हम सारा निज़ाम ज़िंदगी बंद करके बैठ जाएं, तालीमी इदारे बंद हैं, दफ्तर बंद हैं, अस्पताल ही खुले हैं सिर्फ, या सड़कें खुली हैं, पूरी दुनिया बंद है। हाँ जी, पूरी दुनिया बंद, पूरी दुनिया बंद है। तो अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ईद का मौका है और ईद के मौके के ऊपर जब तक हम लोग यहाँ पर खाने पीने की बात नहीं करते, मैं खाने पीने की बात नहीं कर रहा, नहीं मैं कर रही हूँ ना, यार थोड़ा सा तो डॉक्टर साहब को भी तो आपको मैं एक पॉजिटिव पहलू बताऊँ। पॉजिटिव पहलू ये, जैसे सर ने कहा ना, ओवरऑल मोर्टेलिटी आप अगर हॉस्पिटल्स की देखें पिछले साल से पिछले 3 महीने में कम है।
हमारा ट्रॉमा से जो एक्सीडेंट से थी वो मोर्टेलिटी कम हो गई, हमारे जो टाइफाइड के आ रहे थे, फीवर्स के आ रहे, मुख्तलिफ और डिजीज़ की यानी कि एक अच्छा पहलू भी है। अच्छा पहलू भी है। फिर आपकी आबो हवा साफ़ भी हो गई है, आपकी काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, तो टोटली एक नेगेटिव नाम सोचें। डॉक्टर साहब हम ये चाह रहे हैं कि अब ईद का मौका है और हमें पता है कि आप दोनों हजरात बल्कि सारे डॉक्टर साहिबान की जो है वो ड्यूटी बड़ी सख्त है, बड़ी टफ है, स्पेशली आपकी डॉक्टर साहब और आपकी भी। सर ये बताइएगा, ये ईद का मौका है, हम थोड़ी सी मौजू से हट के थोड़ी सी बात करते हैं कोविड-19 के अलावा भी। ये बताइएगा सर, ईद के मौके पर क्या खाना पीना क्या पसंद करते हैं, मीठे में क्या पसंद करते हैं और क्या स्पेशली फरमाइश क्या होती है घर में कि क्या पकाया जाए? डॉक्टर फरीद साहब से पूछा ना आपने? दोनों से पूछा। पहले फरीद साहब बता दें। फरीद साहब पहले जवाब देंगे। मेरा तो एक्चुअली अपना बड़ा सेट किस्म का मेन्यू होता है और मीठा मैं ज़रा कम खाता हूँ। अच्छा। लेकिन जनरली जो मेहमान आपके घर आते हैं, इस दफ़ा तो ईद पे एक लोग उस तरीके से ज़्यादा नहीं आ रहे, कम आ रहे, लेकिन नेचुरली आपको मिठाइयाँ, कोई सेवियाँ, कोई इस तरह की चीज़ें साथ में रखनी पड़ती हैं और कुछ आपको चिकन में कोई चीज़ रखनी पड़ती है, तो इस तरह की कोई कबाब और इस तरह का कुछ ना कुछ। आपकी क्या प्रेफरेंस है? मतलब हमारे साथ कल भी जो है डॉक्टर साहिबान मौजूद थे। डॉक्टर्स यहाँ पे ये कहते हैं भाई हम तो बड़ा नपा तुला सा खाते हैं, ज़्यादा मीठा नहीं खाते, ज़्यादा चिकना नहीं खाते, ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते, तो आप दोनों का भी क्या यही हिसाब है? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है आप जरा खा लेते होंगे। मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। चॉइस कम है, चॉइस बड़ी कम है, लेकिन मैं खाने में परहेज नहीं करता। खुश खुराक है आप। डॉक्टर साहब आप थोड़ा, मुझे लगता है थोड़े चूज़ी हैं। मैं ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाता, ज़्यादा मीठा नहीं खाता, मुरगन चीज़ें ज़्यादा नहीं खाता, तो वो मेरा ख्याल है सेहत के लिए बेहतर होता है। हम लोगों को भी यही एडवाइस करते हैं। तो लेकिन ये कि कुछ कैसे आप रोक सकते हैं कि वहाँ पर बाजार में देसी मुर्गी की कढ़ाई बन रही हो और आप कहें कि यार ये नहीं खानी, ये खराब है? कैसे कैसे? एक दिन फिर व्हाट्सएप आप साथ लगाना पड़ेगा ताकि हमारा थोड़ा सा एक खाने का तरीका बेहतर हो जाए। ये अल्लाह की एक मैं समझता हूँ खुश नेमत है कि आप अच्छा खाना खाते हैं यहाँ पर। लेकिन ब्रेक के बाद वापस आके इसी चटपटे टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद पुर उम्मीद और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ईद के खुशियों में हम भी जरा यहाँ पर मजीद रंग भर सके हैं। जी सारा कुछ दोबारा से मत बताना, सीधे सीधे गैस पे चलते हैं। वो कढ़ाई की बात हो रही थी, कढ़ाई की बात कर रहे हैं। कढ़ाई की बात को हम यहाँ पे मिस नहीं कर सकते हैं। ज़ुहैब भट्ट साहब मेरे जो दोस्त हैं, बड़े खाते पीते आदमी है माशाल्लाह से, उनकी सेहत से भी आपको लगता होगा मैं तो हुई खाती पीते घर की औरत, लेकिन ज़ुहैब भट्ट साहब ज्यादा खाते पीते घर के, तो जरा बात कर लेते दोबारा। डॉक्टर साहब वो कढ़ाई की बात हो रही थी, आपने कहा मुझे चिकन कढ़ाई पसंद है। वाह माशाल्लाह, खुश शुक्र है, अच्छी चीज है ये। तो वो आपके भी शौक अच्छे हैं, तो खुशखुराकी वैसे अच्छी चीज होती है। डॉक्टर साहब देखिए, अगर ये सारी चीजें इतनी बुरी हैं तो ये बनती क्यों है फिर? देखिए जी, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। मैं 42 साल हो गए मेव अस्पताल में हूँ। अच्छा। और मेव अस्पताल के इर्द गिर्द ग्वालमंडी भी है। दुनिया की हर चीज वहाँ मिलती है। आपने वो मेव अस्पताल के पीछे? हम तो पले बड़े ही समोसे और पैटीज पर हैं। ठीक है ना? नहीं कहती है सब चीजें, मतलब अगर आप इन चीजों को इत्तेदाल में रह के खाएं तो कुछ नहीं होता। मतलब घर पे बड़ा सख्त माने आता है कि आपने समोसा नहीं खाना, लेकिन मैं अनारकली वाला समोसा खाते हैं। समोसे नहीं खाने ज्यादा, पैटी ज्यादा नहीं खाने, तली चीजें नहीं खाने, लेकिन मेयो हॉस्पिटल में रह के और अगर आप इन चीजों को ना खाएं तो फिर आपने हक अदा नहीं किया। उधर किंग एडवर्ड में जो डॉक्टर है वो कैंटीन का समोसा जरूर खाता है और बीमार भी होता है। अच्छा। मेरे दोस्त हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारा वो उनका हॉस्टल करीब थे, तो वो मेरे अक्सर दोस्त गवर्नमेंट उधर के इसके किंग एडवर्ड के, वो बीमार हो जाते थे, उनके पेट खराब रहते थे। मैं कहता तुम कैसे डॉक्टर हो यार, तुमके खुद के पेट खराब रहते हैं। हाँ। वो कहते समोसे खाते हैं हम कैंटीन के, उसके बगैर रह भी नहीं सकते। हाँ। समोसे, पैटीज, पकोड़े, मतलब आपको जो नेम है थिंग, आपको मेयो अस्पताल के इर्द गिर्द सारी चीजें मिल जाएंगी। सब मिलेंगी, हर चीज मिल जाएगी जो चीज आपकी ख्वाहिश। और देने के किसी खास टाइम, आप दिन के 24 घंटे में दिन के किसी वक्त कोई चीज खाना चाहते हैं, आप मेयो हॉस्पिटल के इर्द गिर्द वो चीज को। अच्छा, लेकिन मुझे पता, मुझे लाहौर में कहाँ के समोसे पसंद आए, वो कौन सी जगह है, आई थिंक दयाल सिंह कॉलेज के पास जो है बेनजीर समोसे। ओए नहीं, बट मुझे वहाँ पे बेनजीर के समोसे हाँ पसंद आए। कौन से समोसे? कराची में तो मिलते नहीं है, हर चीज है जी, कागजी समोसा होता है। हाँ जी सर, कागजी समोसा। लेकिन वो कराची वाले आते हैं तो खास आते हैं, वो ये जो आप
फरमा रही है ना जगह, इधर वो लोग खास आते हैं कि हमें यहाँ ले चलें और इधर बेनज़ीर के समोसे खिलाने के लिए। देखिए बेनज़ीर समोसा आप हॉस्पिटल से निकले, मेयर फील्ड से गवर्नमेंट डी, थोड़ा सा आगे जाएं तो वो रोड जो हॉस्पिटल है वो वहाँ पर हडीस है, थोड़ा सा और आगे चले जाएं लक्ष्मी का इलाका आ जाता है। अगर आप थोड़े से पॉश एरिया में जाना चाहते हैं, अब माल रोड पर चले जाएं, आपको हर रेस्टोरेंट मिल जाएगा। ये वो मेरे ख्याल से हम जब से प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से डॉक्टर असद असलम साहब वो पहले डॉक्टर है जिनको खाने के ऊपर बड़ी कोई मालूमात है, बड़ा अबूर हासिल जो खाना चाहते हैं, जो खाना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी हैरत की चीज हो गई है, कोविड-19 ने बड़ा काम खराब कर दिया। लाहौरियों की सबसे अच्छी चीज होती थी ना, मतलब एंटरटेनमेंट, 4-2 चल यार रोटी खान चलिए, चलो यार ईद आई है हुन उत्थे रोटी खानी है, उत्थे सब बंद हो गया डॉक्टर साहब। नहीं जी बंद नहीं हुआ, टेक वे चल रहा है। टेक वे चल रहा है, लेकिन जो मजा रेस्टोरेंट्स में जाके खाने का था ना, वो तो फिल वक्त थोड़ा सा जिंदगी किस तरह बदली? डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं, जिंदगी कैसे बदली इसने कोविड ने आपकी? कौन सी चीजें रूटीन जो खत्म हो गई? देखें जी, एक तो नेचुरली आपकी जो पब्लिक गैदरिंग्स थी, हमारे ह्यूज कॉन्फ्रेंसेस होती थी, वो ख़त्म हो गई। फिर हमें सेमिनार्स होते थे, फिर हमें तो क्योंकि आप जब एंटर हो रहे होते हैं हॉस्पिटल में तो हज़ारों लाखों दुनिया खड़ी होती है और हर किसी से इंटरेक्ट करके वो सिस्टम उस लिहाज से थोड़ा सा आपको एक बड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। और आप उस तरह जैसे लाहौर के आपको पता है शादियाँ बड़े पंप एंड शो, और वो चीज़ें बेसिकली हम रिवर्ट हो रहे हैं इस्लामिक इफ्तार की तरफ। कि वो चीज़ें जो इस्लाम में कई शादियाँ भी अब मस्जिदों में निकाह हो रहे हैं और फिर रुख्सतियाँ हो रही हैं। जी ऐसे ही है, लोगों के बहुत पैसे भी बच रहे हैं। देखिए बार बार हाथ धोएं, बार-बार देखें 5 वक्त की नमाज, 5 बार जो अरफा चल रही है, बार-बार हाथ धोएं। उधर भी मैं मजाक उड़ा रही थी अपना कि सैनिटाइज कर करके ना मेरे हाथ, मुझे लगता है मेरे हाथ साथ नहीं रहे, मुंह से ज्यादा चिट्टे हाथ हो चुके इस टाइम। मैं वैसे ने बिल्कुल कहा, देखें इस्लाम की तरफ किस तरह रुजू कर रहे हैं कि बार बार हाथ धोने के 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं ना, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, तो वो देखें कैसी रिवर्जन है, कैसी बिल्कुल ऐसी है। डॉक्टर साहब एक चीज है कि जो हमारा एक सोशलाइजिंग हम करते थे, वो कहते हैं ना, पढ़ा भी हमने है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो सोशलाइजिंग जब आप उसमें से निकाल देंगे तो एनिमल ही बचेगा। तो वो एनिमल को टेम भी तो रखना है, उसको टेम रखने के लिए मेंटली यानी कि साइकोलॉजिकली उसको टेम रखने के लिए क्या कर रहे हैं? कोई कोशिशें हो रही हैं क्वारंटीन के अलावा? क्योंकि अभी तो नफ्सियाती मरीज हम ऐसे बन गए ना, निकलते हैं घर से स्प्रे करके निकलते हैं, घर वापस एंटर होते हैं तो गिराज में ही कोशिश करते हैं कि स्प्रे भी कर लें और नहा भी गिराज में ही लें, वो खुरे के अंदर। लेकिन वो सिचुएशन जो सी है वो अजीब पागलों वाली सिचुएशन हो गई हुई है, हर थोड़ी देर बाद अच्छा। और ये बड़े एक मजे की बात मैं यहाँ पे जरा ऐड भी कर दूं, पता नहीं इसको मजे की बात कहना दुरुस्त भी है गलत है, कि लॉकडाउन की वजह से लोगों के घरों में जो है झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तलाकें हुई हैं, मारपीट हुई है लोगों के घरों में, फाइनेंशियल इश्यूज एक दिन में 8-8 तलाकें। ये मुझे नहीं औरतें गई हैं, हमने तलाक लेनी है, अच्छा खुला लेने गई हैं। लेकिन इसके जो साइकोलॉजिकल एक नफ्सियाती तो पहलू है इसके, आप देखें न्यूयॉर्क में भी लोगों ने सुसाइड कमिट की स्काई स्क्रैपर्स। बिल्कुल ऐसे इसका देखें सर, हमने जो LGH में किया है ना, आई एम श्योर असद असलम साहब ने भी मेयो में किया है, ये सारे हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। हमने एक तो स्काइप हेल्पलाइन बनाई जिसमें हमने बाकायदा काउंसलिंग सेंटर टेलीमेडिसिन कहते हैं, टेलीमेडिसिन के अलावा हमने काउंसलिंग सेंटर बनाया, अच्छा। जिसकी अलग एक टेलीफोन लाइन है और एक स्काइप लाइन है। आप किसी किस्म की कोई परेशानी है, कोई चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं, उस पर हमारे साइकोलॉजिस्ट प्लस हमारे साइकेट्रिस्ट वो 24 घंटे अवेलेबल होते हैं। एक तो हम उसको कर रहे हैं, प्लस लोग हमें जैसे जो भी सीनियर लोग हैं, लोग टेलीफोन करते हैं और हमसे चीज़ें कुछ पूछते हैं, वो हमें तहम्मुल के साथ उनका वो जवाब देते हैं। और इसमें एक मेरा ख्याल है हमें इस वक्त साइकेट्रिस्ट का और साइकोलॉजिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज आपका जब ये कोविड ख़त्म होगा या अब 1-2 महीने और लग गए, तो आप जैसे आपने फरमाया है और आपने कि लोगों की लड़ाई झगड़े और लोग बिल्कुल साइको हुए हैं कि जी हमने करना है, नहीं करना, बाहर निकलना ही है, तो उनकी काउंसलिंग के लिए इस वक्त मेरे ख्याल है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की एक टीम तैयार होनी चाहिए, जो जैसे बड़े मेयो हॉस्पिटल है, LGH है, सर्विसेज है, या उनके सेंटर्स होने चाहिए, या गवर्नमेंट के अलहदा किसी और जगह बना दे, कहे कि जी अब ये ख़त्म हो जाए, लेट से जी कि हमने PC में बना दिया, या कहीं और कोई ऐसी बिल्डिंग ले ले जहाँ लोग रूटीन में जा सकें, कोई रिच पॉपुलेशन, कोई मिडल, उनके लिए कुछ एक चीज़ें इस तरह की बना लें जहाँ जहाँ लोग जाना पसंद करें। लेकिन एक काउंसलिंग मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आवाम को वो ठीक है कि उनको बताना केयरफुल हों, लेकिन उनको स्केर और डराना नहीं चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि जब एक्सपो सेंटर में या XYZ PKLI में लोग आते हैं, जो मरीज़ आते हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हैं, उनका मोराल उस टाइम क्या होता है? कि आया लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं या पॉजिटिव होते हैं? जी देखिए, इस बीमारी के
इम्पेक्ट जो है ना सिर्फ आम लोगों पर है जो घरों में हैं और घरों तक महदूद हैं, बाहर नहीं आ रहे, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मरीजों पर बहुत है। 2 पेशेंट हैं जिन्होंने अटेम्प्ट की खुदकुशी की, पेशेंट ने उन्होंने क्यों की कि उनको 14 दिन 21 दिन हो गए हॉस्पिटल में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 14-21 वाला भी बड़ा सीन चल रहा है, ये क्या मतलब 14 दिन में तो खत्म हो जाना चाहिए? नहीं बताएं, होता ये है कि जब पेशेंट दाखिल होता है पॉजिटिव के साथ, उसके 10 दिन बाद हमने पहला टेस्ट कराना होता है। अगर वो नेगेटिव आ जाए तो फिर 24 घंटे के बाद फिर दूसरा टेस्ट कराएं, 2 नेगेटिव हों तो फिर हम पेशेंट को घर भेजते हैं। लेकिन बाद दफ़ा 40 दिन भी मरीज रहता है और उसके रिपीटेडली पॉजिटिव आ रहे होते हैं। एक पेशेंट है 4 दफ़ा पॉजिटिव आया। 40 दिन का तो इसमें कहीं पे भी नहीं था। नहीं, मैं कहा मिनिमम इसका जो है कि ऑन एवरेज जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल 10 to 14 डेज है। ठीक है। लेकिन बाद पेशेंट ऐसे हैं जिनमें 40 दिन भी लगे हैं। जो पहला सबसे पेशेंट लाहौर दाखिल हुआ मेरे हॉस्पिटल में, वो 33 डेज रह के गए। उनके 3 दफ़ा बीच में पॉजिटिव आ गए, तो 2 दफ़ा नेगेटिव हमें करना पड़ता है। अच्छा, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि दरमियान में और एक पेशेंट की वालदा की डेथ होगी, वो बड़ा इमोशनल हो गया। उसने अटैम्प्ट की कि मैं करने लगा हूँ, करनी की नहीं, मैं करने लगा हूँ, उसको समझाया। इसके अलावा एक और पेशेंट ने भी अटैम्प्ट की। तो लोगों को ज़हनी कर्ब से निजात दिलाने के लिए भी हुकूमत ने फैसला किया कि इनको होम आइसोलेशन की इजाज़त दे दें, प्रोवाइडेड। देखिए होम आइसोलेशन के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ भी ये भी पैदा होता है कि आप देखें कि अक्सर घर हमारे यहाँ बहुत छोटे हैं, 2 कमरों के घर हैं, एक ही वॉशरूम होता है, एक ही टीवी लाउंज होता है, तो आइसोलेशन में यहाँ पे लोग कैसे जा सकते हैं? SOP है ना, उसमें 3 फॉर्म है, उसमें फॉर्म C, फॉर्म D, फॉर्म E। फॉर्म C पेशेंट भरता है, उस पर लिखता है कि मेरे घर में अलग कमरा है, मेरे घर में अलग बाथरूम है मेरे लिए, और एक घर में ऐसा बंदा है मौजूद जो मेरी केयर कर सकेगा। फिर फॉर्म E है जो हम लिख के देते हैं एज ए डॉक्टर कि पेशेंट फिट है, इसको कोई और बीमारी नहीं है, बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है, ये घर रह सकता है। फिर इसकी इजाज़त मिलती है असिस्टेंट कमिश्नर और DDHO से, ऑफ द कंसर्न एरिया। वो घर जाते हैं, घर विजिट करते हैं, घर विजिट करके आते हैं, फिर साइन करके भेजते हैं कि इनके घर में भी सहूलत मौजूद है, दिनों का प्रोसेस है, आप भेज दें। ये दे इसको 1 दिन भी लग जाता है, 2 दिन भी लग जाते हैं। इस वक्त हमारे 70 फॉर्म पेंडिंग हैं, क्योंकि ये बड़ा जिम्मेदारी का काम है। वैसे हम ऑफिस में बैठ के फॉर्म नहीं फिल करते, वो घर घर जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले, और जाके सहूलत देख के डॉक्टर साहब हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल के आप लोग यहाँ पर आए और आप हमारी ट्रांसलेशन का आगे जो है हिस्सा बने। सर आखिर में एक पैगाम आप दोनों कुछ देना चाहें अगर ईद के हवाले से? मेरा तो पैगाम लोगों से ये है कि देखें, हुकूमत ने आपके माशी मुश्किलात को सामने रखते हुए ये लॉकडाउन में नरमी का फ़ैसला किया। तो इस बीमारी को अगर आप पाकिस्तान से ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके रिश्तेदार प्यारे इस मर्ज़ में मुब्तला ना हो और हमारे यहाँ अमवात ना बढ़ें, तो आपसे सब लोगों से, सारी आवाम से दरख्वास्त है कि SOPs को ऑब्ज़र्व करें, दुकानदार भी करें, घर वाले भी करें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं। दुकानदार जो ट्रेडर्स हैं वो SOPs के मुताबिक कुछ लोगों को अंदर आने दें। देखिए SOPs पर अमल करके हम जिंदगी का पहिया रमा दमा जारी रख सकते हैं। वैसे ये हाथ ना मिलाने से मेरे ख्याल से बहुत सारा फर्क आया है। हमारा एक जो कांटेक्ट होता था दूसरे से, वो हाथ मिलाने से ही होता था, वरना हम अगर इतने फासले पे चल रहे हैं और अगर हम उससे इतने दूर हैं और अगर हम पब्लिक गैदरिंग में मास्क पहने हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ये जरासीम इतना ज्यादा आपको हिट नहीं कर पाएगा। आपका क्या पैगाम है? देखिए जी, एक पैगाम आवाम के लिए ये पैगाम है कि आपने सिर्फ अपना ध्यान नहीं रखना, आपने दूसरों का भी ध्यान रखना। बिल्कुल सही बात है। और उसका तरीक़ाकार असद असलम साहब ने बता दिया। डॉक्टर्स के लिए और पैरामेडिक्स के लिए और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए ये पैगाम है कि पाकिस्तान में इस वक्त तक हमारे पास स्पेशलिस्ट बहुत थोड़े हैं वायरोलॉजी में और इन्फेक्शस डिजीज़ में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्लू आया था, उसके बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें स्पेशलाइज किया। 50, 60, 70s में पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा स्पेशलिस्ट थे जो कि 80s, 90s में ख़त्म हो गए। तो ये एक मशीन इक्विपमेंट होने का अलग बात है, हमारे पास उसका HR भी नहीं है सही, जिससे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी अब 30,000 से ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर हमारे पास ये HR होता तो आई एम श्योर हम 100 तक होते। तो मेरी डॉक्टर से रिक्वेस्ट है कि वायरोलॉजी में और इन्फेक्शस डिजीज़ में ज़रूर स्पेशलाइज करें,
क्योंकि आपका डेंगी आया, आपका एबोला आया, आपका कॉन्गो आया, डिफ्थीरिया आया, चिकन पॉक्स आया, मैड काउ डिजीज़ आई, अब ये एवियन फ्लू आया, बर्ड फ्लू आया, ये अब कोरोना आ गया। इसके स्पेशलिस्ट पाकिस्तान में स्पेशलिस्ट होने चाहिए, वो होने चाहिए, और ये हमारी आवाम ये हमारी आवाम को सोचना है, और ये मेरे ख्याल है हो जाएगा। तो और हमें फ्लू सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है। कोई चाइना इसलिए बच गया कि चाइना ने हर किस्म का फ्लू टेस्ट कर दिया। डॉक्टर साहब, आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग अभी आपके साथ यहाँ पर मौजूद है, अभी हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ईद पर उम्मीद, जुड़े रहिए सिटी 42 के साथ। जाना नहीं।